गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? जल्दी से कॉल करो बाकियों को भी। निम्रा, आवाज आ रही है आपको मेरी? नहीं आया? नहीं, मैं तो कैसे लगाती थी, मैं तो नहीं नीचे भेज सकती। अब याद आया, चल बन जा मुर्गा, मुर्गी बन, मुर्गी मुर्गी कुकड़ों को। यार अभी तक मैंने कपड़े नहीं छेड़े थे। बस आज टोकन मिल जाएगा ना, फिर दबा दो काम शुरू। चलो ठीक हो गया। तोड़ा नहीं, तोड़ा नहीं, बचत कर दी। चल ठीक हो गया। अय्या। किसका बोल दे दी, बोलना दे दे, बोल देना मुझे बाजी ने जो भी दिया बहुत प्यारा दिया। जब मैं सभी कुछ नहीं है। अभी तक नहीं आया। पांच हो गए। वेरी गुड वेरी गुड। आते जाओ आते जाओ। आज हमारा काफी सारा कवर हो जाएगा। आज 2 घंटे की क्लास है ना, आज हम कोशिश करेंगे हमारा काफी सारा कंप्लीट हो जाए और कल का एक दिन रह जाएगा और फिर कल के दिन में भी हम उसको फिनिश करेंगे और हमारा कोर्स आउटलाइन फिनिश आज और कल के दिन में उम्मीद है कि हमारा ये खत्म हो जाए। सेल्यूलर एडेप्टेशन, एबेरेंट सेल ग्रोथ। ओहो,
कितनी लंबा टर्म है, आज इसको फिनिश करेंगे। ठीक हो गया, ये ऊपर लोड हुआ कि नहीं हुआ, अभी तक अपलोड नहीं हुआ। गुड हो गया, आ गया। सारा मोरस, वे वर यू यस्टरडे? नहीं, वो सायरा है, मुंशी वो नहीं आई। सायरा मुंशी नहीं आ रही। मारिया अब्दुल्ला, हाउ आर यू बेटा? हमारा तैयब, मुदीबा यूनस, and who is this? Nimra Sohail. Yes, ma'am, we can hear you. Thank you, beta. Jennifer, you are awake? Good. Okay. Do you want me to wait or do you want me to start? Summer, good morning, beta. अगले महीने इस वक्त हम नहीं होंगे आपके साथ, हम किस होंगे? मैम, आई वॉज इन क्लास, पता नहीं कौन सी क्लास। रजिस्टर खोल के रखिए यहाँ पे। ये मेरे गिने चुने चंद बच्चे हैं जो कि आते हैं। ओके, हम शुरू करते हैं, ठीक है। सेलुलर, हमारा आज का टॉपिक है सेलुलर एडेप्टेशन एंड एबेरेंट सेल ग्रोथ। अब हमारा ये जो है ना ज़्यादा ये HIV और ये कैंसर साइट पर हमारा ज़्यादा टॉपिक जाएगा, ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, और सेलुलर एडेप्टेशन क्या है। In cell biology and pathophysiology, cellular adaptation refers to changes made by the cell in response to adverse environmental changes. ठीक है, the adaptation may be physiological, normal, pathological, abnormal. ठीक है, अब इसमें एडेप्टेशन है, आप अडेप्ट कर लो, एडेप्टेशन अडेप्ट से याद रख लो, ठीक है। इसके अंदर क्या होता था, चेंजेस आ जाती हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, ठीक है। उस एडवर्स एनवायरमेंटल चेंजेस हैं। अब ये अडेप्टेशन जो है ये फिजियोलॉजिकल नॉर्मल भी हो सकती है और पैथोलॉजिकल एबनॉर्मल भी हो सकती है। 5 major types of adaptation includes atrophy, hypertrophy, hyperplasia, and dysplasia and metaplasia, ठीक है। सो ये 5 अडेप्टेशन टाइप्स हैं, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। ये जो क्या कहते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन, सेलुलर अडेप्टेशन। थैंक यू। हाँ, ठीक है। सो ये वो हो सकता है आपसे सिर्फ इतना ही पूछ लें क्वेश्चन कि व्हाट आर द राइट 5 अडेप्टेशन, सेलुलर अडेप्टेशन, ठीक है। या कुछ पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द 5 write the 5 major types of adaptation, cellular adaptation. So उसमें फिर आपको पता होना चाहिए, ये हाइपरट्रॉफी है, ठीक है, हाइपरप्लेजिया, डिस्प्लेजिया एंड मेटाप्लेजिया। एबेरेंट सेल ग्रोथ जो है, जो सेल ग्रोथ चेंज फ्रॉम यूजुअल और एक्सपेक्टेड सेल ग्रोथ से वो थोड़ा सा उसमें चेंज आ जाती है। बॉडी रिक्वायर्स कोऑपरेशन फ्रॉम मेनी डिफरेंट टाइप्स। क्या लिख रही हो आप बेटा? हमारे लिए क्या हो रहा है? कहाँ चली गई? रिमूव कर दिया? आपने क्या लिखा था बेटा हमारे लिए? पैथोफिजियोलॉजी आपने एकदम डिलीट कर दिया उसको लिख के। दोबारा से बताओ क्या लिखा हुआ था?
एनीवे, जी मैम, क्या मैम आपने कुछ लिखा था यहाँ पे और आपने एकदम डिलीट कर दिया? मैं पढ़ने लगी थी और आपने डिलीट कर दिया। व्हाट वाज दैट? मैम, हम ये तो में भी पढ़ा है ये टॉपिक। So, do you want me to cut it off? पैथो मैं ज़्यादा पैथो नहीं पढ़ाऊंगी बेटा, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि भी ये क्या है और क्यों है और उसकी एग्जांपल्स, उसकी नर्सिंग केयर वगैरह, ये ज़्यादा आ जाता है। पैथो मैं नहीं ज़्यादा पढ़ाती इसमें से, ठीक है? पैथो क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हुए हो। So aberrant cell growth change from usual to expected cell growth. Body requires cooperation from many different types. ठीक है? अब types of the cell and to stay healthy. So having cells that aren't working correctly can be dangerous. ये बॉडी जो है हमारी कोऑपरेशन करती है मुख्तलिफ सेल्स के साथ मिलके, ठीक है, ताकि वो क्या है हेल्दी रहे। अब उसमें अगर वो सेल्स अगर हेल्दी नहीं रहेंगे और ठीक से काम नहीं करेंगे तो वो डेंजरस हो जाते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ aberrant cells इंक्लूडिंग दोज इन्फेक्टेड विद वायरस एंड कैंसर सेल्स हैं, ठीक है। अब उसमें कैंसर सेल क्या करते हैं, नॉर्मली सेल्स हैव स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, उसमें दे हैव टू मीट टू बी एबल टू कॉपी देमसेल्व्स। अब कैंसर सेल्स जो हैं थ्रू दो इग्नोर ऑल लूज दिस रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो इग्नोर कर देते हैं या उसको सेल्स जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स को लूज कर देते हैं और रिप्लिकेट कॉन्स्टेंटली, ठीक है, उसकी रिप्लिकेट होती रहती है। दे कैन ग्रो इनटू अ जायंट बॉल ऑफ सेल, देखा, वो बनते जाते हैं कि जैसे बनते जाएंगे एंड इट बिकम्स अ बिग सेल कॉल्ड ट्यूमर। और फिर उसको क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। अब वो ट्यूमर जो है जब फैलना शुरू हो जाए, ठीक है, या मेटास्टेज हो जाए तो थ्रू द बॉडी तो नजर आना शुरू हो जाता है। सम सेल्स डिवीजन अबव, जो कुछ डिवीजन ऐसी हैं जो क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं डिफेक्टिव सेल्स को। कैंसरस सेल्स जो है वो उसकी डिवीजन जो नीचे आपको बताई जाएगी, propagate and aberrant cells. Cell cancer is a result of multiple mutation or changes to the cell. These mutation can be inherited or come from DNA damage by exposure to UV radiation, ultraviolet radiation, tobacco, smoke एंड सम वायरसेस, ठीक है, ये उनकी वजह से उनकी म्यूटेशन जो है बढ़ती चली जाती है, राइट। तो ये उन्होंने बताया कि एक तो नॉर्मल सेल है वो, जो अगर उनकी डिवीजन सेल डिवीजन होती रहे नॉर्मल सेल्स की भी, तो वो क्या करते हैं डिफेक्टिव सेल्स को वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, दे डिस्ट्रॉयज द डिफेक्टिव सेल्स। लेकिन कैंसरस सेल्स की डिवीजन अगर नीचे की तरफ से हो रही है तो वो क्या करते हैं, मल्टीपल म्यूटेशन में और या फिर चेंजेस में, वो सेल की चेंजेस में क्या करते हैं कि इट कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम योर डीएनए फ्रॉम योर मदर साइड और फादर साइड, राइट। और फिर वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से उनकी एक्सपोजर अगर हो, टबैको, स्मोक या सम वायरसेस, तो उससे क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। कैंसर थेरेपी में आप क्या करोगे, plan designed to potentially cure cancer using one or a combination of interventions including surgery, radiation, chemical agent
और बायोलॉजिकल थेरेपीज। ठीक है, अब जो कैंसर थेरेपी है, कैंसर थेरेपी क्या करती है, पोटेंशियली ये क्या करे, क्योर द कैंसर यूजिंग वन और एक या उससे ज्यादा कॉम्बिनेशन के साथ हो सकती है। यानी कि आप सर्जरी भी करा सकते हो, आप रेडिएशन थेरेपी भी करा सकते हो, आप कीमोथेरेपी यानी केमिकल एजेंट भी यूज कर सकते हो, बायोलॉजिकल थेरेपी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये प्लान करना पड़ता है, उस प्लान के मुताबिक फिर वो ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, बाजू का कीमोथेरेपी और ये दूसरी थेरेपी, सर्जिकल थेरेपीज, दोनों मिलके काम करती हैं। हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, अब कैंसर का थेरेपी का गोल क्या है? ठीक है, उसकी गोल है to cure the cancer, to control the cancer, to ease cancer symptoms, and yes, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे टू क्योर द कैंसर। हम लोगों का गोल जो है, सबसे पहला गोल क्या है? टू क्योर द कैंसर। When possible, chemo is used to eliminate cancer cells until they are no longer detected in your body. ठीक है, अब आपने क्या करना है कि क्योर किस तरीके से करना है? क्योर इस तरीके से करना है कि आपने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि उसका छोटा सा जरा कैंसर का छोटा सा सेल भी अंदर कहीं रह ना जाए। ठीक है, क्योंकि अगर वो एक छोटा सा सेल भी अंदर रह जाएगा तो क्या होगा कि वो मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो इसलिए उसका मतलब है कि आपको उसको अच्छे तरीके से डिटेक्ट करना है। देन टू कंट्रोल द कैंसर। ठीक है, एक तो हमने क्योर किया, दूसरा वो कह रहा है कंट्रोल करो। कीमो में बी यूज टू कीप कैंसर फ्रॉम स्प्रेडिंग, राइट। अब कीमोथेरेपी जो है वो क्या करती है, वो कोशिश करती है, उसको इस्तेमाल में लेकर आते हैं ताकि वो कैंसर जो है वो फैले ना, राइट। उसकी ग्रोथ को स्लो कर दे, उसके कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दे जो कि फैल रहा है। ठीक है, स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जिस्म के दूसरे हिस्से में अगर ये फैल रहा है, उसको आपने क्या करना है? कंट्रोल करना है। जेनेट, आज तू कहाँ से आ गई है इतनी छुट्टियां करके? एब्सेंट लगाऊंगी तेरी, बहुत छुट्टियां कर रही है, होशियार हो गई बहुत। ठीक हो गया? हो गया। सो हमने देखा कि हमने पहले क्या किया, कैंसर को क्योर किया है, और उसकी जो कीमोथेरेपी हम दे रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम डिटेक्ट करें कि बॉडी में कहीं कोई कैंसर सेल्स रह तो नहीं गया। फिर कंट्रोल करने की बात आती है, तो आपने कैंसर को कंट्रोल करना है तो कीमोथेरेपी इसलिए दी जाती है ताकि कैंसर सेल्स जो फैल रहे हैं वो फैलाव उसका रुक जाए, स्लो हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, उसके सेल्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाए, ताकि वो दूसरे जिस्म के दूसरे हिस्से में जाके ना फैले। ठीक हो गया? फिर उसने कहा टू ईज कैंसर सिम्टम्स। ठीक है, समटाइम्स कॉल्ड पैलिएशन। अब इसमें उसने कहा है कि भी दूसरा तरीका ये है, दूसरी जो कैंसर का है, कि आप क्या करते हो कि यू देन ईज द सिम्टम्स, क्योंकि दीज आर वेरी पेनफुल होते हैं। ठीक है, कैंसर सेल के, इसको हम पैलिएटिव केयर भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पैलिएशन। पैलिएशन पेनफुल है ना, सो पैलिएटिव केयर है जिसको कहते हैं। सो
व्हेन कैंसर इज इन द एडवांस स्टेज में है तो चलो ठीक है। सो व्हेन कैंसर इज इन एडवांस स्टेज पर है, द एक्सटेंट ऑफ और द सीवियरिटी ऑफ कैंसर, ठीक है। अगर कैंसर जो एडवांस स्टेज में या अपने सीवियरिटी एज में है तो द स्टेज इज डिटरमाइंड आफ्टर परफॉर्मिंग टेस्ट, उनके टेस्ट किए जाते हैं विच इंक्लूड फिजिकल एग्जाम है, आपके लैब टेस्ट हैं, एक्सरे हैं, सीटी है, सीटी स्कैन, कैट स्कैन एंड समटाइम्स सर्जरी आल्सो। सर्जरी में वो बायोप्सी ले लेते हैं और फिर उसकी बायोप्सी करवाते हैं, ठीक है। Some of the important factors for determining stages are the size of the tumor. बाज़ औक़ात क्या करते हैं वो लोग एग्जामिनेशन में उसका साइज देखते हैं कि ट्यूमर का साइज क्या है। उसकी लिम्फ नोड्स को देखते हैं जो कि कैंसर कंटेन करते हैं। सो उसके लिए भी वो देखते हैं कि इसका फैलाव, इसके लिम्फ नोड्स कहाँ-कहाँ तक फैले हुए हैं। अगर ज़्यादा दूर तक फैले हुए हैं तो फिर वो उसको छेड़ते नहीं, ठीक है। फिर वो उसको सिर्फ पैलिएटिव केयर ही देते हैं ताकि उसकी तकलीफ को हम थोड़ा-सा कम कर सकें। क्योर तो नहीं हो सकता वो, लेकिन उसकी तकलीफ को हम कम कर सकते हैं। ठीक हो गया? ओके। ये कौन थी? अधिका? कहाँ से आ गया? ओके। मेहकुनिसा। Now, next is lymph nodes contain cancer and whether the disease has spread. Chemo may be used to shrink cancer tumors that are causing pain or pressure. तो फिर क्या होता है कि कीमोथेरेपी दी जाती है ताकि वो जो कैंसर सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, ट्यूमर्स जो हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, जो कि प्रेशर की वजह से पेन कॉज कर रहे हैं। ठीक हो गया? ओके। Modalities of cancer treatment, कौन कौन सी modalities हो सकती हैं? The most appropriate type of therapy for each individual patient is determined by the type and extent of tumor involvement. ठीक है। अब जो मोस्ट अप्रोप्रिएट थेरेपी है या ट्रीटमेंट है पेशेंट्स के लिए, वो हर इंडिविजुअल की डिफरेंट होगी। अब पहले वो देखेंगे कि भी उसका ट्यूमर की इन्वॉल्वमेंट जो है वो कहाँ तक गई है और किस नौयत की है। फिर वो देखेंगे ट्रीटमेंट का गोल क्या है उसका, उसकी परफॉर्मेंस स्टेटस कैसी है, उसकी उम्र कितनी है, ठीक है। और कॉन्कुमेंट डिजीज, ये कौन सी वाली डिजीज है भाई? ठहर जा। हम्म।
इस वक्त को चाहिए कि वो डीप लेयर में जाए ताकि ब्लड को जो होना समझ या उससे से तो इस वजह से आर वेव के साथ किसी लेयर को सिंक्रोनाइज करके ये डीप लेयर ठीक है जैसे ओके नेक्स्ट अब ये कम्युनिटी डिजीज जो है उसकी मेडिकेशन नॉन मेडिसिन और एनी प्रिस्क्रिप्शन और अदर द काउंटर ड्रग्स एंड सप्लीमेंट टेकन इन एडिशन to an investigational therapy by a study subject. This is concomitant disease. Many patients receive 2 or 3 of these modalities together. कुछ पेशेंट्स ये 2 या 3 इकट्ठी ले लेते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने जो भी है, ठीक है, इसमें से वो क्या पसंद करते हैं, डॉक्टर क्या मुनासिब समझता है, उसके मुताबिक वो फिर ट्रीटमेंट लेते हैं। मेजर में आ जाता है मोडेलिटीज में, सर्जरी है, रेडिएशन है, कीमो है और बायोलॉजिकल है। यही वो पीछे वाली बात जो ये इधर का है कि मैनी पेशेंट रिसीव 2 or 3 दीज मोडेलिटीज टुगेदर। तो वो ये हो सकती हैं जो कि क्या कहते हैं, सर्जरी और सर्जरी के साथ साथ कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी इकट्ठी ले लें, ठीक है। तो अमूमन ज़्यादातर ऐसे ही होता है, अगर सर्जरी हो जाती है तो फिर भी वो क्या करते हैं, थोड़ा सा कीमो और रेडिएशन थेरेपी लेते हैं ताकि अगर कोई भी कुछ सेल है तो वो भी मर जाए, ठीक है। Now, okay, now let's take surgery first. The oldest cancer treatment, most invasive method, requires patient be able to tolerate physical challenges of surgery. Was only ठीक है, ये उसके पॉइंट्स में आ जाता है। द ओल्डेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट है इसकी जो कि सर्जरी है, ठीक है। और सबसे द मोस्ट इन्वेसिव मेथड है। इन्वेसिव मेथड यानी कि आप उसको चीर फाड़ करके अंदर दाखिल होते हो, ठीक है, दैट इज इन्वेसिव मेथड। एंड देन इट रिक्वायर्स पेशेंट बी एबल टू टॉलरेट फिजिकल चेंजेस ऑफ सर्जरी, ठीक है। अब ये रिक्वायर्स पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना टॉलरेट करता है कि उस फिजिकल चैलेंजेस को जो कि सर्जरी के दौरान उसको मिले, ठीक है। जैसे अब ये जो होते हैं ब्रेस्ट रिमूव हो जाते हैं, कैंसर ब्रेस्ट होते हैं वो रिमूव हो जाए, तो फिर वो पेशेंट अपने आप को कैसे उस चैलेंज को टॉलरेट करता है, राइट। तो was only अब फिर उसके बाद उसने कहा सर्जरी उस वक्त was the only method that could produce cure, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये सिर्फ वो एक मेथड था जिसमें ये ट्रीटमेंट दी जाती थी। उस वक्त पता नहीं कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी था कि नहीं था, लेकिन उस वक्त ज़माने में सिर्फ सर्जरी ही एक मेथड था। देन स्टिल प्रोवाइड्स द बेस्ट चांस ऑफ क्योर फॉर द पेशेंट विद सॉलिड ट्यूमर, ठीक है। अगर सॉलिड ट्यूमर है और दूर तक नहीं फैला अभी, तो ये सबसे अभी तक वो बेस्ट तरीका समझा जाता है ट्रीटमेंट का। यूजेस क्या हो सकते हैं, ट्रीट द प्राइमरी कैंसर, ठीक है। अगर वो प्राइमरी है तो फिर तो आप ट्रीट करें, अदरवाइज आप सर्जरी ना करें क्योंकि उसके सेल्स दूर तक पहुंचे, अगर आप छेड़ दोगे तो वो फिर बहुत तेजी से फैलेंगे। सो जहाँ तक है, अगर समझते हो कि ये प्राइमरी है और ज़्यादा दूर तक नहीं गया, फिर तो सर्जरी की ज़रूरत है। टू रिमूव आइसोलेटेड मेटास्टेटिक मैसेज, जो मेटास्टेटिक मैसेज हैं उनको आप आइसोलेट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। टू मेक अदर मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट पॉसिबल, फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग एक्सेस फॉर कीमोथेरेपी डिलीवरी एंड इम्प्लांट इन्फ्यूजन पंप्स, ठीक है।
फिर उसने बताया कि भी आप इस तरीकों को और कैसे कर सकते हो, इस तरीके से आप उसकी सर्जरी करो कि उसको कीमोथेरेपी भी थोड़ी सी मिल सके, राइट। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है? ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में अगर जैसे ट्यूमर बहुत बड़ा है और उसके हाथ पांव दूर दूर तक फैले हुए हैं, फिर भी आपने छेड़ दिया है, तो हो सकता है वो ब्लीड कर जाए। ठीक है, हो सकता है उसके अंदर परफोरेशन हो जाए, उसको इतने ख्याल से करते 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 एक्सीडेंटली अपने हाथ लग गया, तो परफोरेशन भी हो सकती है। ठीक है, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है, क्योंकि वो इतना रैपिडली अगर ग्रो कर जाएगा तो वो कंप्रेस करेगा ट्यूमर। ठीक है, सो डिपेंड करता है कि वो कहाँ का ट्यूमर है और कितना फैला हुआ है। सर्जिकल रिस्क में क्या कुछ हो सकता है? तलहा आ गया तो तेरे साथ के बाकी दूसरे किधर है? फैसल फूसल फैसल भी बंगिया मारता है, गायब हो जाता है। कल मिला था मुझे। रोहित मिनट मुझे जो जो नजर आता है मैं उसकी वो लगाती भी जाती हूँ साथ साथ। ठीक है, ओके। सर्जिकल रिस्क में सर्जिकल थेरेपी कैन बी बोथ डिसफिगरिंग एंड डिसेबलिंग। ठीक होगी, उसमें many normal tissues can be adversely affected by radiation therapy. Side effects that commonly occur shortly after a treatment cycle includes nausea, vomiting, fatigue, loss of appetite, and bone marrow suppression. तो अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये जो कैंसर पेशेंट्स हैं, उनकी जब ट्रीटमेंट हो रही होती है, चाहे वो सर्जिकली हो, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, चाहे जो भी हो, आपको ये जो है ना नॉजिया, वोमिटिंग, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड बोन मैरो सप्रेशन, ये आप अच्छे से इसको याद करना। आप साथ साथ मैम अटेंडेंस लगा रही हैं, देखो तो हद हो गई है, नहीं लगानी चाहिए। तभी तो बीच में रुक जाती हूँ कि मैं नाम ढूंढ रही होती हूँ, आप लोगों का नाम किधर गया। जैसे अब राबिया आ गई, राबिया तनवीर किधर से आ रही है? ये तो रिदा तनवीर नहीं है, राबिया तनवीर तो नहीं है। ओके, ये सारा मोरस, ये सारा मुंशी किधर है आजकल? बहुत दिनों से नहीं आ रही है, अटेंडेंस में कहती होगी इधर नेट का प्रॉब्लम है। अच्छा महाना मिला हुआ है सारों को। देखो, ये वही बच्चे हैं जो बार बार वही आते हैं, और जो एब्सेंट हो रहे हैं मुझसे एब्सेंट हो रहे हैं। चलो
अब है नो जॉन यू आर नॉट देयर टू तो गायब हो जाता है लगा के ओके एनीवेज ठीक हो गया सर्जिकल रिस्क में हमने देखा डिस्फिगरिंग हो गई है एडवर्सली अफेक्टेड रेडिएशनल थेरेपी हो गई है एंड देन साइड इफेक्ट कॉमनली अकर शॉर्टली आफ्टर द ट्रीटमेंट जिसमें नॉजिया वॉमिटिंग फटीग सारा हो गया राइट एंड देन कम्स the cells provides defense against infection and those that carry oxygen to cells ये इसमें उसने बताया कि ये बोन मैरो सप्रेशन में क्या हो रहा है ये था हमारे पास सर्जिकल का अब हम देखते हैं रेडिएशन में क्या होता है ये क्या डिस्ट्रॉय कर देता है आपके सेल्स कैंसर सेल्स को बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन a component of treatment for half or 2/3 of the all patients with cancer ठीक है ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि ट्रीटमेंट में एक आधे से दो 2/3 ऑफ द ऑल पेशेंट्स विद कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है रेडिएशन इज यूजुअली जनरेटेड बाय मशीन्स आउटसाइड द पेशेंट एक्सटर्नल बीम रेडिएशन ठीक है रेडिएशन में क्या होता है कि एक बीम है बीम क्या होती है एक शुआ ठीक है एक शुआ है जो कि एक्सटर्नली आपके जिस्म में भेजी जाती है और उससे कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं लेस कॉमनली रेडिएशन सोर्सेस प्लेस क्लोज टू हिचके आ गई मुझे किसने याद किया मारी अब्दुल्ला ने ओके less commonly radiation sources are placed close to the body surface or within the body cavity ठीक है ब्रैकीथेरेपी विद इन द बॉडी कैविटी में ब्रैकीथेरेपी कहते हैं इसको ठीक है अगर कोई पूछे व्हाट इज ब्रैकीथेरेपी तो आप उसको कह देना कि भाई इट इज द रेडिएशन सोर्स क्लोज टू द बॉडी सरफेस ठीक है बिल्कुल या फिर उसकी कैविटी के अंदर वो रेडिएशन दिया जाता है समटाइम्स रेडिएशन सोर्सेज आर इम्प्लांटेड into या around the cancerous tissue interstitial brachytherapy ठीक है अब बाज़ क्या होता है कि ये रेडिएशन जो है वो इम्प्लांट कर दिया जाता है या फिर वो जो कैंसरस टिश्यू है उसके अराउंड उसको मैंने कभी देखा नहीं वैसे ये कि कैसे के लोग करते हैं लेकिन किताबों में ही हम सिर्फ देख सकते हैं ये कैसे इम्प्लांट करते होंगे इफ यू गो टू द यूट्यूब एंड फाइंड आउट दिस क्या कहते हैं या फिर इमेजेस में अगर चले जाओ तो और ये लिख तो इंटरस्टिशियल ब्रैकीथेरेपी तो शायद आपको मिल जाए मैं देखूंगी ताकि मैं इसके अंदर एक तस्वीर लगा सकूं कि कैसे ब्रैकीथेरेपी दी जाती है usually administered in small doses over several weeks ठीक है इतना एकदम बहुत ज़्यादा हाई डोज पे ये लोग नहीं करते हैं ये एडमिनिस्टर करते हैं इन स्मॉल डोजेस पे कुछ हफ्तों के लिए ठीक है एंड फ्रैक्शनेटिंग परमिट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेवल ऑफ रेडिएशन सफिशिएंट टू किल ट्यूमर सेल्स व्हाइल अलाउइंग नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यूज टू रिकवर फ्रॉम डैमेज ठीक है छोटे अमाउंट में उसको दिया जाता है डोजेस में ताकि वो जो इतना है काफी कि वो उसके ट्यूमर सेल्स को किल कर सके राइट जो कि
उस वहाँ पे अराउंड जिस्म के बॉडी के अंदर फैला हुआ है। अब यूजेस क्या है उसकी? क्यूरेटिव फॉर लोकल ट्यूमर के लिए है, देन टोटल बॉडी रेडिएशन टू प्रिपेयर फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, ताकि जो जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होनी है उसके लिए वो लोग करते हैं, बट हाईली टॉक्सिक है, ठीक है। एज सप्लीमेंट टू सर्जरी टू डिस्ट्रॉय माइक्रो मेटास्टेसिस। अब एज सप्लीमेंट टू सर्जरी में इसलिए उसने सप्लीमेंट कहा क्योंकि सर्जरी कर तो लिया उसने, लेकिन हो सकता है कहीं कोई छोटा सा कोई जरा इधर उधर अभी भी पड़ा हो जो कि फिर बाद में मल्टीप्लाई कर जाएगा। सो इसलिए जैसे मैंने पहले बताया था कि वो क्या करते हैं, सर्जरी के बाद भी थोड़ी सी रेडियोथेरेपी देते हैं ताकि वो रेडिएशन से वो सेल्स जो हैं, जो अगर कोई थोड़ा से रह गए हैं, वो श्रिंक हो जाए, मर जाए सारे। पैलिएटिवली, ठीक है। पैलिएटिव इज योर पेन रिलीफ करना ना। पैलिएटिव केयर जब कहते हैं ना, पैलिएटिव केयर टू पेन, वेरी पेनफुल, दे आर वेरी, these tumor cells are really painful, वो पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो फिर उनको जो पेन किलर्स वगैरह दिए जाते हैं, उनकी पेन को रिलीव की जाती है, दैट इज कॉल्ड पैलिएटिव केयर, ठीक है। सो पैलिएटिव क्या होता है? द मोस्ट कॉमन यूज is to relieve pain caused by skeletal bone metastasis, such as seizures associated with brain metastasis, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन कॉजेज बाय ग्रोथ ऑफ ट्यूमर ऑन द स्पाइन, दे आर ऑल वेरी पेनफुल, ठीक है। पता नहीं इन ट्यूमर से कौन सी नर्व प्रेस हो रही है, तो नर्व जहाँ कहीं नर्व प्रॉब्लम हो रही हो, दैट इज वेरी 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 पेनफुल। मुझे कभी कभी न्यूरोपैथी होती है अपने हाथ में, तो आप यकीन करो मेरे मेरे हाथ में इतनी दर्द होती है उस वक्त, क्योंकि न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी भी होती है ना, तो उसकी वजह से फिर मेरे हाथ में बहुत दर्द होती है। फिर मैं उठती हूँ, मैं एक गोली खा लूँ या अपनी पोजीशन थोड़ी सी ठीक करूँ, अपने हाथ को झटकूं, तो शायद कोई मेरी नर्व सीधी हो जाए जो प्रेस हो रही है, ठीक है। तो इट्स रियली पेनफुल। मैं आई कैन यू नो आई कैन फील दैट पेन, कि उन लोगों को कितनी पेन हो रही होती है। साइड इफेक्ट, radiation can never be directed only at tumor, and normal cell and tissue are also damaged, ठीक है। normal cells and tissues are always damaged। अब इससे बताया कि रेडिएशन जो है कि वो सिर्फ डायरेक्ट आपके ट्यूमर को नहीं जा रहा होता, वो आसे पासे भी थोड़ा सा चला जाता है, ठीक है। रेडिएशन उसकी, तो वो ना सिर्फ आपके वो जो ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, वो डैमेज करता है, बल्कि वो आपके नॉर्मल सेल्स एंड टिश्यूज को भी थोड़ा सा डैमेज कर देता है। दैट्स द साइड इफेक्ट। The most sensitive tissues are those that undergo continuous cell renewal, such as the skin, hair, GI mucosa, bone marrow, reproductive tissues and sweat glands जो है, ये टिश्यूज जो हैं, जो कि सेंसिटिव टिश्यूज हैं, ये भी उनके लपेटे में आ जाते हैं। In slowly growing tissues such as lungs, effect of the radiation is seen much later, ठीक है। अब ये जो टिश्यू जो बेचारे आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, स्लोली, ठीक है, ये बेचारे मुश्किल से ग्रो कर रहे होते हैं, ये भी उसके लपेटे में आ जाते हैं। हमने सर्जरी देखी, रेडियोथेरेपी देखी, अब हम देखते हैं कीमोथेरेपी क्या है, ठीक है। दूसरा ये हुआ कि अब हम लोग
खानसा बीबी, कीजिए बीबी की थे, कीजिए बहुत दिनों से नहीं आ रही है। Okay, now comes the chemotherapy. Now there are more than 50 conventional cytotoxic agents and more than 15 hormonal agents for cancer treatment. कीजिए आ गई, कीजिए किधर थे तो इतने दिनों से? सारा रजिस्टर तुम लोगों ने मेरा लाल और लाल कर दिया, वो एब्सेंट हो के। ये मदीहा फातिमा किधर है? Where is मदीहा फातिमा? वो भी काफी दिनों से नहीं आई। आयशा, आयशा भी नहीं आई काफी दिनों से। फैसल भी पता नहीं कहाँ से घूमता घुमाता आ गया। ओहो, अभी मेरे पास आपके साथ 1 घंटा और भी है बच्चों। Now, cancer chemotherapy may be primary, palliative, adjuvant and neoadjuvant. ठीक है, पहले हम देखते हैं कि ये कीमोथेरेपी यूज्ड अलोन विद क्यूरेटिव इंटेंट वो कौन से होते हैं? एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, ठीक है, ये सारे उसके अंदर आ रहे हैं। एक्यूट myelogenous leukemia, chemotherapy used as adjuvant therapy with curative intent, breast cancer, colorectal cancer, and chemotherapy used as neoadjuvant therapy, anal carcinoma, bladder cancer. ये देखो जरा, chemotherapy used to palliative symptoms in advanced diseases, जिसमें आ जाएंगे bladder cancer and brain tumor. Chemotherapy has little or no effect on palliation. किस पे है? Hepatocellular cancer and renal cell carcinoma. ठीक है, so ये these are used alone with curative intent, right? Adjuvant therapy जो है to eradicate any residual micrometastasis and prevent them from growing into clinically evident disease. तो इनको ये निकाल देते हैं, ठीक है, इनको कोशिश करते हैं कि उसको अंदर से निकाल दें जो कि अंदर वो अपना बसेरा करके बैठे हुए हैं। यूजली सिस्टमिक साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो है, ड्रग्स एंड हार्मोन्स हैं या बायोलॉजिकल एजेंट्स जो है, आफ्टर द फर्स्ट एरे solid tumor mass has been eliminated with surgery or radiation. ये जो निकाले गए हैं, ठीक है, जो कैंसर सेल्स है वो सर्जरी से या रेडिएशन की वजह से जो निकाले गए हैं, ये यूजली सिस्टमिक ये ड्रग्स जो दिए जाते हैं उनके लिए। It can be administered after one disease has been eliminated by एंटीओप्लास्टिक ड्रग्स, ठीक है। फिर ये जो एडवर्जेंट थेरेपी है
ये उस वक्त भी दी जाती है जब आपका ये अंदर से एलिमिनेट कर दिया जाए जो ट्यूमर सेल्स है आपके। न्यू में आ जाता है कि लेस कन्वेंशनल फॉर्म है। सिस्टमिक कीमो और बायोलॉजिकल थेरेपी इज गिवन बिफोर सर्जरी टू, एक मिनट में ना, ओके। ये जो मैं बायोलॉजिकल थेरेपी को एक्चुअली देखना चाह रही थी कि ये ट्रीटमेंट दैट यूजेस सब्सटेंसेस मेड फ्रॉम living organism to treat disease. These organisms, these substances may occur naturally in the body and may be made in the laboratory. In cancer, some biological therapies stimulate or suppress the immune system to help the body fight against cancer. ठीक हो गया? ये इसलिए भी दी जाती है। सो सिस्टमिक कीमो और बायोलॉजिकल थेरेपी इज गिवन बिफोर सर्जरी ताकि उसके अंदर वो क्या कहते हैं बॉडी के खिलाफ, कैंसर के खिलाफ लड़ाई करने के थोड़े से सब्सटेंसेस तैयार हो जाए। ठीक है, and then it may play a double role because may also eradicate micrometastasis, eradicate करना, निकाल देना। ठीक है, then practically useful in head, neck and bone marrow, ये उसके लिए यूजफुल है ज्यादातर। ठीक है, हार्मोन्स में भी यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द लोकली एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए हार्मोन्स जो है वो मैनेज करते हैं। उसमें यूजेस हैं कि लिमिटेड इन केस ऑफ प्राइमरी लोकलाइज्ड कैंसर since only a few solid tumors are sensitive enough to be treated with drugs alone. ठीक है, पहली बात उन्होंने कहा है कि जो लिमिटेड केसेस हैं प्राइमरी लोकलाइज्ड कैंसर के, वो सिंस ओनली फ्यू सॉलिड ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि सेंसिटिव हैं और ट्रीट कर दिए जाते हैं ड्रग्स के साथ सिर्फ। ठीक है, उसको बाकी 2-3 चीज़ों की जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर कीमोथेरेपी में उसने बताया है कि इज द मेन ट्रीटमेंट इन डिसेमिनेटेड कैंसर बिकॉज ड्रग गो ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द बॉडी। अब दवाई जो है आपको अंदर भेजी जा रही है तो वो आपकी सिर्फ एक ही साइड पर नहीं जाती, वो और भी वो जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच जाती है। ठीक है, तो उसके लिए ये उन्होंने यूसेज बताया उसका। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स में आपके पास ये आ जाते हैं एल्किलाइटिंग एजेंट हैं, एंटी
modalities and immunotherapy है. These are the agents जो कि ट्रीटमेंट के लिए काम आते हैं. बायोलॉजिकल थेरेपी में क्या हो जाता है, बूस्ट इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जाता है, डायरेक्टली किया जाता है या फिर इनडायरेक्टली किया जाता है. किसके जरिए किया जाता है, बाय मेकिंग सेल, कैंसर सेल्स बनाए जाते हैं एंड आर मोर रिकॉग्नाइजेबल by the immune system and more susceptible to destruction. ठीक है, ये उसके डिस्ट्रक्शन के लिए भी हो सकते हैं और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए भी है. बूस्टिंग द किलिंग पावर ऑफ इम्यून सिस्टम सेल. ठीक है, ये जो बायोलॉजिकल थेरेपी में आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर वो क्या करते हैं, दे बूस्ट अप द किलिंग पावर, ताकि उसको उस कैंसर सेल को किसी तरीके से खत्म किया जा सके. चेंजिंग द वे सेल्स ग्रो. ठीक है, तो अब किस तरीके से वो सेल की ग्रोथ हो रही है उसको वो चेंज करेंगे, सो दैट दे एक्ट मोर लाइकली हेल्दी सेल्स. उसके उसके जो सेल्स ग्रोथ जिस तरीके से भी हो रहे हैं उसको वो इस तरीके से कर देंगे ताकि दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन हेल्दी सेल्स, कैंसर सेल्स की बजाय. इम्यूनोथेरेपी में क्या होगा कि साइटोकाइनेसिस, सेल थेरेपी एंड ट्यूमर वैक्सीन्स. हेमेटोपैथिक ग्रोथ फैक्टर. साइड इफेक्ट में क्या होगा इसके बायोलॉजिकल थेरेपीज के, it can cause patient to deal or develop or suppress of the cell that helps the body fight against infection. Administration of certain chemicals that have anti-cancer effects can cause heart damage. Injection of killer immune cells. ये सारे side effects हैं. May cause bone marrow suppression. Then newly injected cell may reject the newly introduced cell. जो न्यू सेल्स बन रहे हैं उसकी इंट्रोडक्शन ही नहीं है उनको. ठीक हो गया. सो ये थी हमारे पास आज की एक टॉपिक खत्म. एबेरेंट सेल्स के कैसे इनकी ग्रोथ है, इनको कैसे रोका जा रहा है, इनके कौन से टाइप्स है, सो फोर्थ. ठीक है, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ये नहीं है लेकिन फिर भी सीखने के लिए जरूरी है, राइट. अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, okay. The next we will see is cancer surgeries, hypersensitivity and immune diseases. आवाज आ रही? ठीक है, अब मैं इस वाले को जरा थोड़ा सा बंद करके दूसरा शुरू करती हूँ और वो भी कैंसर सेल ही है. सेम टू सेम ऐसे ही है, जो जो अभी हमने पढ़ा है ना उसी से मिलता जुलता है, सो नो प्रॉब्लम. इसकी कितनी स्लाइड्स हैं, थोड़ी सी स्लाइड्स होंगी. वो ला
सिर्फ 43 है। कोई बात नहीं। आप लोग अभी छोटी सी ब्रेक कर लो, ठीक है? मैं 5 मिनट में वापस आती हूँ, ठीक हो गया? जब तक ये अपलोड हो रही है। ओह, कंप्यूटर काफी एक साल के बाद यूज कर रहे हैं, मोबाइल पे जो कुछ करते हैं
मैं फोटो इधर ले लेती हूँ, आपको करना है? मैंने चंद क्या क्या मैं वही देखना चाह रही थी कि एप्लीकेशन में चाहिए ज़ैनब रिजवान, आज आप कहाँ से आ गई हो इतने दिनों के बाद? इतने बहुत सारे दिनों के बाद आज आप कहाँ से आ रही हो? चलो हम शुरू करें। अब हम देखते हैं कैंसर सर्जरीज, ठीक है। कैंसर सर्जरीज, हाइपर सेंसिटिविटी एंड ऑटोइम्यून डिजीजेस को, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, एंड देन विल डिस्कस अप्लाई ये सारी उसकी वो है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर सर्जरीज। इसकी शादी थी, वाह जी वाह, मुबारक हो। I was not at home yesterday. No, ma'am, Bacha, I'm not talking about yesterday. I'm talking about the whole week. You were not present. Anyways, different types of cancer में हम देखते हैं कि what are the different types of cancer surgeries. Cryosurgery, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सर्जरी जो है डिस्ट्रॉय करती है कैंसर सेल्स को, फ्रीज कर देती है, और जो सर्जन है वो क्या करता है, टेक्स केयर टू ट्राई टू कीप healthy cells and tissue from being frozen along with the cancer cell. Cryosurgery may be recommended for many types of cancer, skin cancer, liver cancer, cervical cancer, और प्री कैंसर, ठीक है। ये उनके लिए उन्होंने कहा कि भी ये डॉक्टर जो है वो कोशिश करते हैं कि वो the surgeon takes care to try to keep healthy cells and tissue being frozen along with the cancer cells के साथ। So this type of surgery जो है वो destroy करेंगे cancer cells को by freezing them, ठीक है, ठंड से मार देता है। Prostate cancer, that is only in the prostate, ठीक है, उसको है। बोन कैंसर है and precancer, and retinoblastoma, a cancer of eye that occurs in childhood, and then there is lung cancer. So what they do, they freeze that cancer cells. Then comes the laser surgery. Laser surgery में is focused highly power beam जो है वो light जो है वो destroy करती है cancer cell को. It often used to control tumors that are causing certain symptoms because of their size और location. So laser में क्या है कि एक certain beam है जो कि हाई पावर वोल्टेज के साथ दिया जाता है, और ताकि वो उस कैंसर सेल को किल कर दे, ठीक है। यूज्ड टू एक्टिवेट अ कैंसर किलिंग कीमोथेरेपी एजेंट। Laser surgery can play a role in the treatment or management of any type of cancer, including esophagus, stomach,
early cancer of female reproductive organs, including the cervix, vagina and vulva, the rectum, head, neck and lungs. ये उसके लिए उन्होंने बताया, क्योंकि इसमें एक certain high power voltage का वो लेजर उस वो बीम दिया जाता है उस स्पेसिफिक फोकल एरिया पे, ठीक है। तो ओके, माइक्रो सर्जरी में क्या होगा कि इट्स अ मेथड ऑफ सर्जरी यूज्ड व्हेन वर्क मस्ट बी डन ऑन एन एक्सट्रीमली स्मॉल स्केल, ठीक है। माइक्रो से आपको याद आ जाएगा, इट इज यूज्ड ऑन अ स्मॉल स्केल। द सर्जरी विल यूज अ मैग्नीफाइंग टूल, ठीक है। सर्जन जो है वो एक मैग्नीफाइंग टूल यूज करता है, ठीक है, जो कि सर्जरी करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैग्नीफाई ग्लासेस आप लोगों ने सुना ही होगा ना, छोटी सी चीज को बड़ा करके, जो लोग नजर जिनकी कमजोर होती है वो मैग्नीफाई ग्लासेस यूज करते हैं, ठीक है। तो वो डॉक्टर्स जो है वो मैग्नीफाई ग्लासेस यूज करते हैं ताकि उसको टूल यूज करते हैं जिससे जो सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। Microsurgery might be used to connect blood vessels and small areas of the tissue that have been cut or disrupted during surgery. अब ये माइक्रो सर्जरी उस वक्त यूज हो रही है जिसमें सर्जरी के दौरान छोटे छोटे जो आर्टरीज कट जाते हैं या वेसल्स कट जाते हैं वो जो नजर नहीं आते हैं, आपको उस मैग्नीफाई टूल से नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो वो डॉक्टर फिर उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको रिपेयर, ताकि वो इंटरनली ब्लीडिंग ना करता रह जाए। A woman's breast is reconstructed after breast cancer surgery. For instance, microsurgery is used to make sure that the blood supply reaches and remaining tissues, ठीक है। ये भी मैंने आपको पहली बात बताई कि जो छोटे छोटे वेसल्स जो कट जाते हैं वो फिर ये टूल यूज करके, ठीक है, तो वो फिर वेसल्स जो है आपको साफ क्लियर बड़े बड़े नजर आने शुरू हो जाते हैं जो कि नंगी आंख से आप नहीं देख सकते हो ठीक से, तो फिर उसको वो रिपेयर कर देते हैं। माइक्रो सर्जरी नीड स्पेशल सर्जिकल ट्रेनिंग इक्विपमेंट, ठीक है। एंड surgery is a type, more surgery is a type of surgery, microsurgery used to get better cosmetic effect in area where removing the least possible amount of tissue is important. ये cosmetic effects के लिए भी वो लोग यूज करते हैं माइक्रोसर्जरी। Electrosurgery is used for electrosurgery is used of high frequency current to cauterize or burn away abnormal cells as well as nearby healthy cells. This technique is recommended for cancer of the mouth, throat, skin, cervix. It may be used to other procedures also, ठीक है। ये अब ये जो इलेक्ट्रो सर्जरी है वो एक इलेक्ट्रोड होता है रॉड साइड और रॉड की तरह का, उसमें क्या होता है कि अगर ब्लीडर कोई ओपन रह जाता है तो वो उसके साथ टच भी करें तो वो ब्लीडर बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे ये कॉटरी करने के काम आ जाते हैं। इट बर्न्स अवे, यू नो, आप हल्का सा टच करते हैं तो वो ब्लीडर्स बंद हो जाते हैं। और ये टेक्निक जो है ये ज्यादातर वो यूज करते हैं माउथ और थ्रोट, स्किन और सर्विक्स वगैरह के लिए, ताकि ये दे डोंट हैव टू यूज दिस सूचर्स एंड ऑल, वो सूचर्स वगैरह यूज नहीं करते, वो कॉटरी करते हैं उसकी सिर्फ। नर्सिंग केयर प्लान, nursing care plan में nurses have a huge set of responsibility for handling a patient with cancer, ठीक है। And the nursing care involves assessment and supportive therapies, for example chemotherapy, radiation and pain control, promoting nutrition and emotional support। ये सारा काम किसका है?
जेनिफर का है, चलो वो भी नर्स बन रही है। देन नर्सिंग डायग्नोसिस में आपको मैंने पहले भी बताया था, ऑल यू नीड टू यूज इज द नैंडा की जो टर्म्स हैं उसको आपने पहले डालना है, जैसे इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, ठीक है, has every intake of nutrition insufficient to meet the metabolic need, may be related to hypermetabolic static associated with cancer है, consequences chemotherapy radiation, ये सारे उसने वो छोटे छोटे से उसके बता दिए हैं कि आपने वहाँ पे रिलेटेड टू क्या डालना है। सो यू नीड टू चूज कि आपका पेशेंट इसके अंदर कहाँ पे फिट बैठता है, ठीक है। सपोज उसको इमोशनली वो अपसेट है, तो आप लिख सकते हो कि इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिलेटेड टू इमोशनल डिस्ट्रेस एज एविडेंस बाय, आपको नजर आ जाएगा कि एज एविडेंस में उसको हमने पैलिएटिव केयर की वजह से दे रहे हैं। डिजायर्ड आउटकम में इसका यानी कि वैल्यूएशन में आप देख के बता सकते हो कि पेशेंट खुद से डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएगा, या फिर वो वर्बलाइज करके बताएगा, या वो पार्टिसिपेट करके बताएगा कि वो कैसा खाना खा पी सकता है कि नहीं। डेफिनेटली नर्सिंग इंटरवेंशन आ जाती है, आपने उसका मॉनिटर करना है डेली फूड इनटेक को, ठीक है, आपने मेजर करना है उसका हाइट वेट को, ट्राइसेप्स मसल्स को वगैरह, आपने उसकी मेजरमेंट इंची टेप से मेजरमेंट करना है, डेली वेट करना है, उसके स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को देखना है, पेलर डिकेड, वुंड हीलिंग हो रही है, enlargement पैरोटिड ग्लैंड्स तो नहीं है। So this is all your nursing interventions. Encourage करना है उसको हाई कैलोरी डाइट के लिए, आपने क्रिएट करना है प्लेजेंट डाइनिंग एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है। बेसुरा सा दाल बना के उसको सिर्फ दे दो तो वो तो देख कर ही कहेगा मुझे भूख नहीं है, ठीक है। तो आपका खाना जो है प्रेजेंटेबल होना चाहिए। एंड देन इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए रिगार्डिंग एनोरेक्सिया कि क्या आपको खाने में पसंद है, क्या खाना पसंद करते हो, किस चीज को खाने को दिल नहीं करता है या वगैरह, ठीक है। तो आपको उसके साथ बातचीत करनी जरूरी है। कंट्रोल एनवायरमेंटल फैक्टर्स में स्ट्रॉन्ग एंड नॉक्शियस और नॉइज या बू जो भी है उसको अवॉइड करो, ठीक है। अवॉइड ओवरली स्वीट फैटी और स्पाइसी फूड को आपने अवॉइड करना है, राइट। अब आ जाओ पैलिएटिव केयर की तरफ, ठीक है। अब पैलिएटिव केयर क्या है? पैलिएटिव केयर हमने देखा था कि वो जो पेशेंट पेन में होते हैं, ठीक है, द एक्टिव टोटल केयर ऑफ पेशेंट हुज डिजीज इज नॉट रिस्पॉन्सिव टू curative treatment, control of pain or other symptoms as physiological, social, spiritual problems is paramount, ठीक है। ये सबसे नजर में आपको रखना है कि आपने इनकी प्रॉब्लम्स को क्या करना है, दूर करना है, कंट्रोल करना है, राइट। द गोल ऑफ पैलिएटिव केयर का जो गोल है वो है अचीवमेंट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द पेशेंट एंड द फैमिलीज। Palliative care affirms life and regard dying as a normal process. तड़प तड़प के न मरे, ठीक है, इस तरीके से कि वो पीसफुली उनकी डेथ हो, ना कि तकलीफ में और उसमें दर्द और तकलीफ में से वो मर जाए तड़प तड़प के, बल्कि ये कि पीसफुल डेथ हो उसकी। Hospice care. Hospice care क्या है? The aim of hospice care is to improve the life of people who have an incurable illness. Incurable जो कि ठीक नहीं हो सकते, जिनका कैंसर बहुत फैल चुका है, मजीद कुछ नहीं हो सकता सवाई इसके कि आप उनको पैलिएटिव केयर करो, तो वो हॉस्पिस केयर में चले जाते हैं और वहाँ पर उनकी देखभाल होती है। फिर they provide care for the people from the point at which their illness is diagnosed as terminal.
ये वो हॉस्पिस जो है ना, ये वो केयर प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप बिल्कुल एंड स्टेज पे पहुंच गए, जहाँ पे आपकी मजीद कुछ भी नहीं किया जा सकता, ठीक, and to end their life, however long that they may be, जब जब तक वो जिंदा है, जब तक वो मर नहीं चाहते, वो उस जगह पे रहते हैं, ठीक है, ताकि वो पीसफुली डाई कर सके, ऐसे तड़प तड़प के ना मरे। That doesn't mean that hospice care need to be continuous. इसका मतलब ये नहीं कि भी वो हर वक्त इसी तरीके से लगातार मरने के लिए पड़ा रहा है। हो सकता है वहाँ पे मरीज मौजूदा तौर पर ठीक भी हो जाए। People sometimes like to take a break from hospice care if their condition has become stable and they are feeling well. बात वक़्त क्या होता है, जब ये हॉस्पिस केयर में जाते हैं और वो थोड़ा-सा बेहतर महसूस करते हैं, तो वो छोटी-सी छुट्टी लेके अपने फैमिली मेंबर्स को मिलने के लिए उनके घर चले जाते हैं। जब वो महसूस करते हैं कि नहीं अभी थोड़ा-सी वो बेहतर है और वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहना चाहते हैं, तो वो जाके रह सकते हैं। अदरवाइज़ व्हाट दे डू, दे कम बैक बिकॉज़ वो जो पेन है वो नहीं वो बर्दाश्त कर सकता। Hospice जो care places are highly value on dignity, respect and wishes of the people who is ill and aim to look after their needs. ये जो हॉस्पिस केयर है, ये अपनी नौयत का एक अपनी एक डिग्निटी रखता है, एक अपनी रिस्पेक्ट एंड वो विशेस रखता है, जो कि मरीज जो कि बहुत सख्त बीमार हैं और उनको उनकी लुक आफ्टर करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से हॉस्पिस केयर जो प्रोवाइड करता है मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है, इमोशनल, सोशल, प्रैक्टिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल नीड्स एंड प्लस द नीड ऑफ अ पर्सन फैमिली एंड केयर, ठीक है। वो जो लोग केयर करते हैं उसकी, वो ये सारी जो है वो इस चीज़ों की ये सिर्फ क्या कहते हैं, कैंसर पेशेंट्स की बात नहीं करता, ये करता है हॉस्पिस केयर जो होते हैं, ये हर किस्म के पेशेंट को अपने पास रखने की दावत देते हैं कि वो लोग जो बिल्कुल ही ज़िंदगी के एंड स्टेज पर हैं और अभी उनका कोई भी नहीं, और उनकी लुक आफ्टर करने के लिए, या अगर है भी तो उसकी कौन केयर करेगा। Most hospital care is provided in your own home, but it can also be provided in the care home as an inpatient and hospice itself, or in a day patient visiting a hospital. Hospice care is a style of care rather than something that takes place in the specific building. अब इसके अंदर कौन कौन लोग होते हैं, इसके अंदर डॉक्टर होते हैं, नर्सेज होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, काउंसलर होते हैं, ट्रेंड वॉलंटियर्स होते हैं जो कि जहाँ पे काम करते हैं। और ये जो ये आप अपने अपने घर के अंदर भी बना सकते हैं हॉस्पिस केयर, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि अपने नौयत का ये एक अपना ही एक स्पेसिफिक कोई खास स्पेसिफिक बिल्डिंग नहीं होती कि भाई ये स्पेसिफिक बिल्डिंग है, जैसे हमारे कॉलेज की बिल्डिंग होती है या हॉस्पिटल की बिल्डिंग होती है, जरूरी नहीं है, आप इसको अपने घर के अंदर भी बना सकते हैं। इनकी सर्विसेज कैसी होती है, they provide a range of services which include pain and symptom control, ठीक है। अब इनकी सर्विस में क्या आ जाता है, इनकी सर्विस में आता है कि आपने इनकी जो तकलीफ पेन है उसको कंट्रोल करना है, आपने उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, साइकोलॉजिकल और सोशल सपोर्ट देना है, रिहैबिलिटेशन देना है, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी सच एज मसाज एंड रोमैथी, ये क्या लिखा है, एग्रोमैथ
थेरेपी जो है, ठीक है, वो देनी है, आपने उसकी काउंसलिंग करनी है, स्पिरिचुअल केयर करनी है, प्रैक्टिकल एंड फाइनेंशियल एडवाइजेस आपने उसको देने हैं। तो ये हॉस्पिटल केयर वालों का काम होता है। अब कुछ डेफिनेशंस हैं, टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं जो कि आपको याद करने बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और ये इम्तिहान में आ जाते हैं, जैसे कि डिफाइन द फॉलोइंग, what is hypersensitivity, what is allergy, what are immunicity and autoimmune diseases, ये सारी उनकी definitions दी हुई हैं कि what are the definitions, ये आपको अपनी बुक की ग्रॉसरी में भी मिल जाएंगी। Then comes the classification, type 1, 2, 3 and 4. Type 1 में immediate है, टाइप 2 में एंटीबॉडी डिपेंडेंट है, टाइप 3 में इम्यून कॉम्प्लेक्स है, और टाइप 4 में सेल इमीडिएटेड और डिलेड है। एक मिनट। ऑलराइट, मेरे ख्याल से अब ये जो टाइप्स एंड सेंसिटिविटी उसकी क्लासिफिकेशंस हैं, हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि फिर इट विल बी टू मच फॉर यू टू डाइजेस्ट, ठीक है। आई वांट यू टू डाइजेस्ट व्हाटएवर वी हैव लर्नड टुडे and we'll continue with the same topic tomorrow. We'll start from here only, and then hopefully this will be tomorrow will be our last class regarding your AHN, ठीक है। And then after that you can ask whatever you want. कल क्या है, Wednesday? Yeah, Wednesday and Thursday. Wednesday is our last class. Tomorrow is our last class, and we'll finish this AHN. So आपका जो AHN 1 है, AHN 1 is almost finished. It is to an end. Tomorrow will be the last topic. इसमें हमारे पास बस HIV आ जाएगा, वो छोटा सा टॉपिक है, वो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। HIV भी बस खत्म हो जाएगा कल ना। इट्स अ स्मॉल टॉपिक, सो इसके भी 4-5 स्लाइड्स हैं, और चाहूँ तो मैं ये खत्म भी कर सकती हूँ अभी, बट देन यू वोंट बी एबल टू डाइजेस्ट इसकी टाइप्स को बार बार बारी बारी देखना है। यू वांट मी टू फिनिश इट? Hypersensitivity or immediate hypersensitivity is an allergic reaction provoked by the exposure to a specific type of antigen referred to an allergen. ठीक है, type 1 is not to be confused with type 2 or 3 or 4. Hypersensitivity nor it is to be confused with the type 1 diabetes or type 1 or other disease reaction. Exposure may be ingestion, inhalation, injection or direct contact. कल कर लेंगे, क्यों समर? आपने चाहती कि आपका कोर्स आकलन फिनिश हो जाए। जी ओके मैम, नो मैम, ओके मैम, नो मैम। कोई इतना मुश्किल नहीं बेटा, कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी पेशेंट से।
ओके, विल डू इट टुमारो। ठीक हो गया, बहुत सारा, कल देख लेंगे। उनके कल फिर मैं वो भी नहीं खत्म नहीं कर पाऊंगी ना, बस यहाँ तक है। ये आज की तारीख में हो सकता है बेटा। ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में हमने देखा कि ये जो है इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना है, ये सिर्फ इज एन एलर्जिक रिएक्शन प्रोवोक्ड है और स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो एंटीजन है वो रेफर करता है टू द एलर्जन। और इसका एक्सपोजर जो है वो कैन बी बाय इंजेक्शन की वजह से हो सकता है, इनहेलेशन की वजह से हो सकता है, इंजेक्शन फॉर्म में हो सकता है, या डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से ये हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। This can cause an inflammation response leading to immediate with seconds to minute reaction. टाइम नहीं लगता इसको, ठीक है। ये हाइपर सेंसिटिविटी जो है एकदम या तो ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से है जो कि सेकंड लगाता है इसमें सिर्फ, ठीक है। फिर या फिर एनाफिलेक्टिक शॉक है। एनाफिलेक्टिक शॉक में इधर लोकल और सिस्टमिक है। सिस्टम जो है उसके ये माइल्ड इरिटेशन से सडन डेथ की तरफ भी जा सकते हैं। ट्रीटमेंट यूजुअली इन्वॉल्व्स एपिनेफ्रिन as antihistamine and corticosteroids. कुछ एग्जाम्पल्स उसने बताए हैं कि एलर्जिक एस्थमा है, एलर्जिक कंजंक्टिविटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस है, यानी कि हे फीवर, एनाफ्लेक्सिस, एंजियोडीमा एंड अर्टिकेरिया। राइट, ये जो है ये एकदम ऐसे एलर्जीज हैं जो कि एकदम आपको पैनिकी कर सकते हैं। एंटीबॉडीज डिपेंडेंट जो है वो क्या है, टाइप 2 है, ठीक है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी आ जाती है। The antibodies produced by the immune response bind to antigen on the patient's own cell surface, अपने ही सेल सरफेस के, ठीक है। तो और वो एंटीजन जो है वो रिकॉग्नाइज इन दिस वे दे में बी इंट्रिंसिक, अंदर ही अंदर सारा काम चल रहा होता है, self antigen, ठीक है, innately part of the patient's cells or extrinsic absorbed into the cells during exposure to some foreign antigen, possibly as part of an infection with a pathogen. IgG जो है and IgM antibodies bind to these antigens to form complex that activate the classical pathway of the complement activation for eliminating cells presenting foreign antigen, which are usually but not in the case pathogens. As a result, mediators of acute inflammation are generated at the site, and membrane attack complexes causes cell lysis and death. The reaction takes hours to a day. घंटों से कोई एक दिन ले लेता है ये। ओहो, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए जस्ट टू गो थ्रू इज इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल्स में ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया है, पर्निशियस एनीमिया,
immune thrombocytopenia, transfusion reaction, and Hashimoto's thyroiditis है, Graves' disease है, myasthenia gravis, farmer's lungs, and hemolytic diseases of a newborn. ये उन लोगों में आपको बताया कि ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। टाइप 3 में आ जाता है हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 3 में है सॉल्युबल इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है, और उसके अंदर इसमें वो ट्रिगर करता है आपके इम्यून रिस्पॉन्सेस को अकॉर्डिंग टू द पाथवे, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन द रिएक्शन टेक्स आवर्स टू डेज टू डेवलप। उसके अंदर उन्होंने बताया कि कौन कौन सी वजह बन सकती है उसकी। इम्यून कॉम्प्लेक्स है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सीरम सिकनेस, सबएक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, symptoms of malaria, symptomic lupus erythematosus, and then Arthur's reaction। ये एग्जाम्पल्स हैं जो उन्होंने दिए हैं। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है, दिस ऑल्सो कॉल्ड डिले टाइप, ठीक है, देर टाइप रिएक्शन टेक्स 2 or 3 days to develop। ये हाइपर सेंसिटिविटी 2 से 3 दिन, इसलिए इसको डिलेड टाइप कहा गया, राइट। एंड अनलाइक अदर्स, दूसरों की तरह ये एंटीबॉडीज जो है ये मेडिएटेड रादर इस टाइप ऑफ सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स है। उसके एग्जांपल्स में बताया है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, टेम्पोरल आर्थराइटिस, and then symptoms of leprosy है, symptoms of tuberculosis, transplant rejection, these are the examples। Autoimmune diseases में उसने बताया है कि failure of auto antibodies and T cells to recognize its own cells, ठीक है, अपने सेल्स को ही वो नहीं पहचानते। And then antibodies and T cells launch attack against own cells, perhaps due to overactive or overabundance of helper T lymphocytes। ये उसके पॉसिबल कॉजेज हैं और ये पोटेंशियल ट्रीटमेंट है। पॉसिबल कॉजेज में इनएफिशिएंट लिम्फोसाइट्स प्रोग्रामिंग है, कंट्रोल इन्फ्लेमेशन यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस है, सेल्फ प्रोटीन सर्कुलेट विदाउट हैविंग बीन एक्सपोज्ड टू सिस्टम, ठीक है, इसमें है एक्स स्पर्म आई लेंस थायराइड। इसके अंदर एग्जांपल है थायरोटॉक्सिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, साइटोप्लाज्मोइन, एंड ये सारी उन्होंने उसकी ट्रीटमेंट और उसके पॉसिबल कॉजेज बताए हैं। एग्जांपल्स ऑटोइम्यून डिजीज में मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मायस्थेनिया ग्रेविस, क्रोन्स डिजीज, ग्रेव डिजीज, डायबिटीज, रूमेटॉइड, ठीक है, ये सारी उसकी इम्यून डिजीज हैं। Nursing care plan of the rheumatoid arthritis में acute pain related to inflammation, ये आप उसके केयर प्लान में उसकी नर्सिंग डायग्नोस कैसे बनाओगे, है ना। तो acute pain related to inflammation and tissue damage as evidenced by, आप उसके साइन सिम्टम्स स्टार्ट होंगे। गोल क्या है आपका? गोल है टू इम्प्रूव द कंफर्ट लेवल। इंटरवेंशंस में आप इसका क्या करोगे? कैरी आउट नंबर ऑफ एक्शंस दैट प्रोवाइड कंफर्ट, जिसमें हीट से आप कर सकते हो, कोल्ड मसाज है, पोजीशन चेंजिंग है, ब्रेक फॉर्म्स है, मैट्रेस है, आपके पास पिलो पफर है, स्प्लिंट है, रिलैक्सेशन टेक्निक है, ठीक है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रिपरेशन में एनाल्जेसिक आप दे सकते हो, आप उसके जस्ट ट्रीटमेंट स्केड्यूल टू मीट द नीड द पेशेंट टू पेन मैनेजमेंट के लिए यू नीड टू स्केड्यूल, ठीक है, आप स्केड्यूल कर सकते हो उसके ट्रीटमेंट को, मैनेजमेंट को इनकरेज कर सकते हो ताकि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके
आपको पेन की पैथोफि आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या वजह बनती है आपकी पेन की। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो गर्दन में दर्द है, तो उसमें डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि भाई आप बहुत सख्त तकिया और बहुत ऊंचा तकिया इस्तेमाल करते हो, उसकी वजह से पेन बनती है। तो यू नीड टू डिस्क्राइब कि आपको किस किस्म का पेन को दूर करने के लिए कौन सी थेरेपीज का इस्तेमाल करना है। एंड देन असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग अ पर्सन्स लाइफ अबाउट ब्रेन पेन जो है उसके लिए परफॉर्म करेंगे। असेसमेंट सब्जेक्टिव डेटा में आप एक्सप्लेन करें, जब आप खुद से अपनी जुबानी बोलते हैं कि आपको पेन किस वक्त और कैसे होती है। जैसे कई दफ़ा मैंने आपको अपने प्रॉब्लम शेयर की आपके साथ, तो आपको पता लग जाता है। वो इसलिए क्योंकि मैं सब्जेक्टिव डेटा यूज़ कर रही हूँ, अपना बता रही हूँ कि कैसे मुझे मेरी फीलिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, तो पेशेंट भी आपको इसी तरीके से बताएगा। अब नेक्स्ट आपका नर्सिंग इंटरवेंशन में आ जाता है, फटीग आ जाती है केयर प्लान में। ठीक है, अगर थकावट है तो वो किस तरीके से आप लिखोगे, फटीग रिलेटेड टू इंक्रीज इन डिक्रीज एक्टिविटी पेन डिप्रेशन। उसका गोल क्या है? गोल आपका ये है कि इंक्लूड एक्शन एज पार्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग एंड नेसेसरी फॉर चेंज। उसके लिए आप फटीग के लिए क्या करोगे? गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ फटीग, relationship between the disease activity and fatigue, explain these are the interventions आप डेवलप करोगे उसको उसकी स्लीप रूटीन में। आप एक्सप्लेन करोगे उसकी रेस्ट और स्ट्रेस को कैसे रिमूव करना है। ठीक है, आपने उसकी इमोशंस को कैसे आर्टिकुलेट करना है, आप किस तरीके से आप उसका आर्टिकुलेट कर सकते, मिला सकते हो किस तरीके से। ठीक है, then identify the factors that lead to physical and emotional exhaustion। ठीक है, ये आप बता सकते हो उसके इंटरवेंशन में। आप यू नीड टू एक्सप्लेन। और इन सब चीज़ों में अगर आप और से देखो तो देयर इज एक्ट ऑफ communication। Unless or until you do not communicate with the patient, you cannot do any kind of interventions। ठीक हो गया, फिर आप फैसिलिटेट करोगे टू डेवलप अ स्केड्यूल। ठीक है, आप उसके स्केड्यूल बनाओगे कि आपने किस वक्त आराम करना है, किस वक्त आपकी एक्टिविटीज है, सो फोर्थ, राइट। एंड देन इनकरेज पेशेंट टू एडहेरेंस टू द ट्रीटमेंट प्रोग्राम के लिए आप इसको इनकरेज करोगे, रेफर करोगे। एंड थर्स्ट कंडीशनिंग प्रोग्राम के लिए इनकरेज करोगे, एडिक्वेट न्यूट्रिशन के बारे में, फ्रूट सोर्सेज एंड सप्लीमेंट्स के लिए। एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। हाँ जी, पता नहीं आपकी समझ में आया कि नहीं आया, बट दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू गो थ्रू। आपको पता होना चाहिए कि ये जो पैलिएटिव केयर और ये जो पेशेंट्स हैं उनको हम उनकी तकलीफ को कहाँ तक किस तरीके से कम कर सकते हैं। राइट हो गया, नथिंग टू वरी अबाउट। आप लोगों के पास ये सारी नोट्स मौजूद है। If you go and search on your क्या है ये शालामार का जो आपके पास है सारा, उसके अंदर ये सारे मौजूद हैं। ठीक है, नोट्स। सो आप कभी भी किसी वक्त भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, समर आइए, समर आइए। ओके, हु एल्स? शहबाज ने तो आना नहीं है, शबाना असगर ने भी तो आना नहीं है, सारा मुंशी भी नहीं आई, सफिया नहीं आती, रुपैया नूर, सबा परवेज, रिदा अहमद, रिदा अहमद भी नहीं आती, रिदा तनवीर आती है, रिदा अहमद नहीं आती है।
यासिर भी नहीं आता। नर्जिस फातिमा, वेयर आर यू नर्जिस फातिमा? आप तो रेगुलर हो, आप क्यों नहीं आई आज? ओके, लेट मी सी ऑन द अदर साइड, अगर यहाँ पे कहीं मुझे नजर आ जाए। जैनब, रिजवान है, मारिया, जेनेट, मनी भाई, बाकियों की तो मैंने सारों की लगा ली है। Okay, I think I have marked you all. Okay, fine. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27 students. Okay. Today is 22nd. अरुष बहुत नहीं आई ना? Arush for present. और कौन नहीं है? आयशा नहीं है। मदीहा फातिमा, आप आइए। मदीहा फातिमा प्रेजेंट है। नूर नहीं आती। मारिया महीन, मारिया महीन नहीं आई आज। ऑलराइट बेटा, बाय फॉर नाउ, टेक केयर एंड बी गुड। ठीक हो गया? हफ्जा फरवर लग गई है बेटा आपकी, तलहा आपकी भी लग गई है। डोंट वरी, जिनकी नहीं लगी उनकी लगा दी थी, और जो नहीं आए उनकी एब्सेंट। बेटा मदीहा फातिमा आपकी लगा दी है मैंने, फिक्र नहीं करो।
महामफसूल लग गई है। और सबकी लग गई है। बाय।